सवाल ये है कि मेरे अंदर जो मैं हूँ या मेरा जो वजूद है वो क्या सिर्फ एक ही है या मेरे अंदर दो अलग अलग दिमाग एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हुए दिखाती है कि एक ही इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो मैं का डेफिनेशन है वो क्या होना चाहिए, या मैं जो है हम उस कंडीशन में किसको रिफर करेंगे। खैर, इस टॉपिक पे तो बड़ा लंबा डिस्कशन किया जा सकता है, फिर कभी करेंगे। बहरहाल, अ, आज का जो डिस्कशन होगा वो इसी आइडिया पे रहेगा कि ये जो थॉट है उसको हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे काउंटर करने की कोशिश करेंगे। खैर, इस टाइप की जो वीडियोस होगी उस पे बस मैं आके इसी कुछ टॉपिक्स पे बात करके निकल जाऊंगा, जो ऑफ कोर्स जो मैंने किसी किताबों में, किसी पॉडकास्ट में या किसी न किसी वे के थ्रू सुना होगा। और ये डिस्कशन ओपन टाइप का डिस्कशन रहेगा, तो जो भी अपने आइडियाज व्यूज रखना चाहते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन पे रख सकते हो। एंड मेक श्योर बी हम्बल ऑन कमेंट्स, ताकि लोग खुलकर डिस्कस कर पाए इन आइडियाज को, अपने आइडियाज ले पाए। हमने ब्रेन की एनाटॉमी तो देखी है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और एक खास बात ये होती है कि हमारी जो बॉडी की फंक्शंस होती है और जो ब्रेन की फंक्शंस होती है वो हमेशा कॉन्ट्रोलेटरल मैकेनिज्म में काम करती है। अब ये कॉन्ट्रोलेटरल मैकेनिज्म क्या चीज है? मतलब मेरे बॉडी का जो राइट साइड का जो हिस्सा रहेगा, राइट हैंड या जो भी राइट साइड का जो हिस्सा रहेगा, वो कंट्रोल करेगा मेरे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट। वैसे ही मेरे बॉडी का जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट रहेगा वो कंट्रोल करेगा मेरे दिमाग का राइट पार्ट। ब्रेन के लेफ्ट या राइट पार्ट की बात करें तो जो ब्रेन जो डिवाइडेड होता है वो आपस में एक फाइबर से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जिसके थ्रू जो दोनों ब्रेन का जो दोनों साइड्स है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकता है। मैं अब एक टास्क दे रहा हूँ ना, अब तुम ना पेज लो, पेज पे ना एक हाथ, दोनों हाथ में पेन लो, और पेन से ना एक हाथ से एक सर्कल बनाओ उस कागज पे, और एक हाथ से तुम डब्बा बना के देखो, और मेक श्योर कि दोनों को तुम साथ में करो। अब कुछ लोगों ने काम किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। जिन्होंने ये काम किया होगा उनको ये ड्राइंग बनाने में बड़ा दिक्कत आया होगा कि कभी कभी दोनों साइड से सर्कल बन जा रहा होगा या दोनों साइड स्क्वायर बन जा रहा होगा। लेकिन ये खास बात यह है कि तुम दिमाग को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करवा पा रहे हो दोनों पार्ट्स को। जब तुम दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहे हो और जब तुम्हें दिक्कत आई, इसी को हम कहते हैं बाय मैनुअल इंटरफेरेंस। और ये तब होता है जब हम दोनों दिमाग के जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनके अगर मोटर प्रोग्राम साथ में काम पे आते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये इंटरफेरेंस आता है और ये काम तुम नहीं कर पाते। और दोनों दिमाग को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं वो एक फाइबर बैंड होता है। तो कभी क्या किया जाता है कि जब सीजर्स आते हैं तो सीजर्स दूसरी जगह ना फैले, इसकी वजह से उस बैंड को काट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों दिमाग का जो पार्ट है वो अलग हो गया, अब दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। दो साइंटिस्ट थे, रॉजर और माइक। अब उन्होंने ऐसे पेशेंट्स पे काम करना शुरू किया जिनका कॉर्पस कैलोसम काट दिया गया है, और उन्हीं लोगों में से एक इंसान चुना गया और उसको एक उसके लेफ्ट आई में एक इमेज दिखाया गया, और वो इमेज देखकर वो अपने ही लेफ्ट हैंड से इशारे में बता सकता था कि वो चीज वहां पर है। लेकिन वही बात वो बोलकर नहीं बता पा रहा था कि उसने उसमें क्या देखा। क्योंकि उसका लेफ्ट आई और लेफ्ट हैंड है वो कंट्रोल होता है उसके ब्रेन के राइट वाले हेमिस्फीयर के पार्ट से, और जो स्पीच सेंटर होता है वो होता है ब्रेन के लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पार्ट में। क्योंकि उनका कॉर्पस कैलोसम कट चुका है तो दोनों ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश ही नहीं हो पाया और कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा उनका ब्रेन दोनों पार्ट को लेकर। और जब उन्हीं लोगों को पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया तो वो लेफ्ट हैंड से पजल को परफेक्टली सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे थे तो उनका जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट था। Now let's remember that the left hand is governed from the right hemisphere, and you will see that he has absolutely no problem in solving the problem. और जब उन्हीं पजल को राइट हैंड से सॉल्व करने के लिए बोला गया तो उनको पजल सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, वो पजल सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब वो राइट हैंड का यूज कर रहे थे तो उस टाइम उनका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक्टिव था, जो मोस्टली थिंकिंग या स्पीच के लिए डोमिनेंस शो करता है।
When the patient tries to solve the problem with his right hand, which is governed from the left hemisphere, we find that he is not capable of doing it. Namely, that the right hand, which is governed from the left hemisphere, is intrinsically incapable of performing this kind of visual constructional tasks. It's interesting to note that the whole perspective is gone. He has 3-in-1 block combinations. It doesn't even square them up. अगर मैं पॉपुलेशन को टास्क दूं कि एक सिक्के हैं और उन सिक्कों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जो 80% जो लोग हैं वो अपना राइट हैंड यूज करते हुए उसको अरेंज करेंगे, जो ये शो करता है कि जब आप राइट हैंड यूज करते हैं तो लेफ्ट सेरिबेलम हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, जो मोस्टली जो मोटर स्किल्स है उसके लिए डोमिनेंस रखता है। फन फैक्ट ये है कि दिमाग के पास खुद का पेन रिसेप्टर नहीं होता, हालांकि वो सेंस बॉडी के सभी जगह के पेन को कर लेता है, बट उसके पास खुद के पेन को रिसीव करने का ऐसा कोई रिसेप्टर्स नहीं होता। डॉक्टर वीएस रामचंद्रन, उन्होंने भी ब्रेन के लेवल पे बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है, उनकी किताबें भी हैं बहुत से, जैसे फैंटम्स इन द ब्रेन, मस्ट रीड बुक है। डॉक्टर वीएस रामचंद्रन, उनकी किताब है द फैंटम्स इन द ब्रेन, और उनके भी बहुत सारे सीरीज डॉक्यूमेंटेड है, तो उनकी किताब और उनकी जो सीरीज है मस्ट वॉच इट है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म पे। उनका भी एक्सपेरिमेंट्स था इन्हीं लोगों पे जिनका कॉर्पस कैलोसम काट दिया गया है। उन पेशेंट्स की जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उन रीजन से पूछा गया कि तुम भगवान पे मानते हो कि नहीं मानते, तो उसने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन जब वही सवाल उस पेशेंट्स के लेफ्ट वाले ब्रेन से पूछा गया तो उसका जवाब था नो। These are people whose corpus callosum has been cut, and anterior commissure and massa intermedia whenever. Okay, so now comes the big question. What if you ask, do you believe in God? So I said, do you believe in God? And the right hemisphere went straight to yes, right? Ask the same question to the left hemisphere, yes, no, I don't know. It went to no, right? So here's a human being whose right hemisphere is an atheist, and left hemisphere on the other hand. तो ये दिखाता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर दो अलग अलग थॉट प्रोसेस आ चुके हैं। एक टेस्ट करते हैं, मैं तुमको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, उस इमेजेस के बेस पे बताओ कि तुमको ज्यादा इमोशन किस पे फील हो रहा है, ए वाले पे कि बी वाले पे। नोटिस करना कि आपने मैक्सिमम उन फोटोज को चूज किया होगा जिन्होंने एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड दिया हो। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप ऐसी इमेजेस को देखते हो जिसमें जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो आपके विजुअल फील्ड के लेफ्ट साइड हो, तो उस टाइम आपका जो राइट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का वो एक्टिव होता है, जो फेस को या इमोशंस को पढ़ने में ज्यादा बेहतर होता है। एक और आइडिया है, अगर जहां लोगों को कोई भारी वस्तु दे दिया जाए या भारी सामान दे दिया जाए तो वो जनरली अपने डोमिनेंट साइड पे वो उसको होल्ड करना प्रेफर करते हैं, और मैक्सिमम लोग राइट साइड ही होल्ड करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सामान पे मैं अगर एक फेस का प्रोटोटाइप बना दूं, यानी एक सर्कल करके एक स्माइली फेस बना दूं, तो लोग अब उस सामान को राइट में रखने के बजाय अपने लेफ्ट साइड में रखना प्रेफर कर देते हैं। वैसे अगर मैं उस सामान पे अगर मैं एक स्माइली फेस बना दूं या एक फेस को प्रोटोटाइप बना दूं, तो भी लोग अब उसको राइट के बजाय लेफ्ट साइड होल्ड करना प्रेफर करेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि आप जब बच्चे को लेफ्ट साइड होल्ड करते हो तो आप उसको अपने विजुअल फील्ड के लेफ्ट साइड लेके आ रहे हो, और जब उसको लेफ्ट साइड लेके आते हो तो आपका जो ब्रेन का जो राइट वाला हेमिस्फीयर जो पार्ट होता है, तो जो आपका जो राइट हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो बच्चे के लिए इमोशंस को बहुत ही ज्यादा तेज या एक्यूरेटली उसको समझ पाता है। साथ ही हमारा लेफ्ट फेस ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, जो बच्चे को डायरेक्टली दिखता है। किताब का नाम है द फैंटम्स इन द ब्रेन, डॉक्टर वीएस रामचंद्रन की किताब है, जिनमें एक आइडिया का डिस्कशन हुआ है, दैट इज पेनफील्ड होमनक्यूलस। अब ये भला क्या चीज है? इस पेनफील्ड होमनक्यूलस को अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसा समझो कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, उसका दिमाग के लेवल पे एक अपना खुद का मैप बना हुआ रहता है, जैसे आप इमेज पे देख सकते हो। और एक केस था जिसमें एक लड़की का कुछ एक्सीडेंट होता है जिसपे उसने अपना एक पैर खो दिया होता है, और जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी तो उसको अपना वो खोया हुआ पैर फील होता था, और इसके पीछे रीजन होता है यही पेनफील्ड होमनक्यूलस का मैपिंग। क्योंकि आप देख सकते हैं इमेज में कि जो पैर वाला रीजन है और जो जेनेटल्स वाला रीजन है वो आपस में क्लोज है, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने पैर खो दिया, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने पैर खो दिया, लेकिन उसकी जो
सर्किट जो थी वो मेंटेन थी, और ब्रेन के उस मैप पे जब पैर ना होने की वजह से जो जेनेटर्स वाला एरिया है वो उस फुट वाले रीजन को ओवरलैप कर लेता है, और जब भी उसको जेनेटर्स में सेंसेशन फील होते थे ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसको साथ में उस बात के ट्रिगर होने की वजह से उसको ये पैर भी फील होता था।